Hello बच्चों, good morning. Welcome to my channel Prep Chemistry. We are going to discuss the pseudo halides. तो देखो ये होते क्या है? Pseudo halides, these are the ions whose properties show similarity with that of halide ions. यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे हाइलाइड आयंस होते हैं वैसे ही इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं और इसलिए हम लोग इनको स्यूडो हाइलाइड आयंस कहते हैं। ठीक है, और इनसे एक्चुअली स्यूडो हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं स्यूडो हाइलाइड आयंस का और स्यूडो हाइड्रोजन का। जैसे देखो साइनाइड आयन Cn-, तो साइनाइड आयन को अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, Cn एंड Cn। तो यहाँ देख सकते हो दो साइनाइड आपस में जुड़ गए, तो ये ठीक वैसे ही है Cl- और दो क्लोरीन आपस में आकर के जुड़ गए। ठीक वैसे ही ऑक्सीसाइनेट आयन, तो यहाँ पे क्या जाता है ऑक्सीसाइनोजन। थायोसाइनेट आयन तो थायोसाइनोजन। ठीक ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो ये आता है एजाइड आयन, ये भी तुम्हारा स्यूडो हैलोजन जैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसके बाद तुम देख सकते हो Nc-, आइसोसाइनाइड। तो ये जितने भी आयंस होते हैं ये सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज की विद हाइलाइट्स, so these ions are known as what, pseudo halide ions. ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं कि इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्यूडो हाइलाइट्स का डिस्कशन किया गया है साइनाइड आयन। एक्चुअली साइनाइड आयन जो है ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा फैमिलियर होता है डिफरेंट हाइलाइड आयन से। ठीक है, जैसे जैसे देखो एज हाइलाइट्स आयन फॉर्म acids like hydrogen fluoride, hydrogen bromide, hydrogen chloride, hydrogen iodide. Similarly, the same condition hydrogen cyanide, it is also known as prussic acid. Okay, likewise the halide ions they also form complex. जैसे देखो यहाँ पे ये complex का formation कर रहा है, जो cyanide आयन है वो भी complex का formation करता है। इसका फॉर्मूला तुम देखोगे तो ये कुछ इस तरह का है, NiCN(4 - 2। तो ये ठीक सिमिलर है किसके जैसा, तो यहाँ पे देख सकते हो टेट्राक्लोरिडो निकल निकलेट आयन। तो यहाँ पे जो टेट्राक्लोरिडो निकलेट आयन है ठीक यहाँ पे क्या है टेट्रा, तो यहाँ पे ये ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है जो एक कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है। तो यहाँ क्लोराइड आयन और साइनाइड आयन जो है दोनों बहुत सारे प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं, सेम तरह के मॉलिक्यूल सेम तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सारे आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो हाइलाइट्स और स्यूडो हाइलोजन। ओके, तो चलो अब आप इनको नोट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। एक्चुअली ये जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोराइड आयंस के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेटल्स हैं जिसमें क्लोराइड आयन अवेलेबल है उसको हम लोग हीट करते हैं K2Cr2O7 के साथ। तो ये when any chloride of any metal is heated with K2Cr2O7 in presence of concentrated H2SO4, then orange red fumes of क्रोमाइल क्लोराइड आर ऑब्टेन। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है ये ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन से, और यही कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें क्लोराइड आयन अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे NaCl लिया गया है, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं K2Cr2O7 से विद H2SO4, और जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑरेंज रेड क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो ऑरेंज रेड कलर का है, और साथ साथ सोडियम बाइसल्फेट एंड पोटेशियम बाइसल्फेट विथ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। ओके, तो यहां तक हमारा हैलोजन फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, यहीं पे खत्म होता है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट्स हैं उसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इनर्ट गैसेस और नोवेल गैसेस। तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। 18th ग्रुप एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। तो देखो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल्स हैं।
ठीक है। रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये सारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनके सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस मोस्टली एटमॉस्फेयर में ये थोड़े बहुत अमाउंट में अवेलेबल है, या फिर आप नेचुरल गैस का जो सोर्स होता है, नेचुरल गैस के सोर्स से जब आप ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ हीलियम भी मिलता है। जब हम लोग नेचुरल गैस को कंडेंस्ड करते हैं और उनको लिक्विफाइड करते हैं तो फिर वहाँ से क्या होता है, हीलियम इन द फॉर्म ऑफ गैस ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसके बाद हम जो है हीलियम और कभी कभी नियॉन भी मिल जाता है जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी जैसा कि ये इनर्ट गैसेस हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इनका कोई कंपाउंड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये जनरली फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, ओके। तो ये हो जाता है इनके अवेलेबिलिटी की बात। अगर हम लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम को छोड़ के बाकी सबके पास क्या है, फुलफिल्ड ऑक्टेट है। यहाँ देख सकते हैं सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और इसलिए इनका ऑक्टेट पूरा है, तो ये जनरली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं कि ये क्या है, इनर्ट गैसेस है। हीलियम के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल, जिसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, ये भी मोस्ट स्टेबल होता है और ये भी जनरली रिएक्टिविटी में, रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करता है, ओके। आइए अब हम लोग इनके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को नोट कीजिए, फिर हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स जो जेनन के अवेलेबल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। तो देखो जनरली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ कुछ स्पेसिफिसिटी है, ये गैसेस जो है कुछ स्पेसिफिक नेचर रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो देखो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब ही होता है साइज ऑफ द एटम। हम लोग यहाँ पे एटम के साइज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनके पास वंडरवाल रेडियस है, ये वंडरवाल फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं, तो इनका जो रेडियस होता है वो वंडरवाल रेडियस होता है। और वंडरवाल रेडियस हम लोगों ने ये स्टडी किया है केमिकल बॉन्डिंग में कि क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो करस्पॉन्डिंग पीरियड में ये लार्जेस्ट होते हैं, तो क्या होता है, लार्जेस्ट इन साइज in the corresponding in their corresponding पीरियड। तो ये अपने पीरियड में लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि हीलियम से बड़ा नियॉन, नियॉन से बड़ा आर्गन, आर्गन से बड़ा क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो ये साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है डाउन द ग्रुप। और इसके पीछे रीजन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाता है और इसलिए इनका साइज क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जाहिर सी बात है कि ये मोस्ट स्टेबल है, इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इसलिए इनके पास क्या होता है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू होता है। तो क्या होता है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। तो ये अपने पीरियड में सबसे ज्यादा रखते हैं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो इस तरह से हीलियम जो है इसके पास हाईएस्ट वैल्यू होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यानी कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू रखता है। हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स हैं उन सब में इसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू होता है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको जब इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना है तो ये किसी नए ऑर्बिटल में जाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, हायर वैल्यू होगा और वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वैल्यू जो होती है निगेटिव में होती है। तो इनके पास क्या होता है, हायर एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर से डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो यहाँ क्या होता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। Now the next property is melting point and boiling point। तो देखो ये इनर्ट गैसेस हैं, इनके बीच सिर्फ और सिर्फ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो मॉलिक्यूलर मास पे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, वंडर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो इनका एटॉमिक वेट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें तो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point increases down the group so here helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, their melting point and boiling point increases। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है इनका ऑक्टेट फुलफिल होता है, और जब ऑक्टेट फुलफिल होता है तो ये किसी और मॉलिक्यूल से कंबाइन नहीं कर सकते हैं, खुद से भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। मोनोएटॉमिक gases, they do not combine with any other elements, also with themselves so they exist as monoatomic gases, और इस तरह से ये फ्रीली एग्जिस्ट होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरह से इनका जो गामा कांस्टेंट होता है 1.66 होता है, ये हम लोग पढ़े हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CP/CV रेशियो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इजीनेस ऑफ लिक्विफिकेशन। ये जो है इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि हम लोग जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन जो है ये फिर से डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स पे। वंडर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे और एटॉमिक वेट पे, तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है
उनका वंडरवाल फोर्स, उनके बीच जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वंडरवाल फोर्स, वो हाई होता है। तो यहाँ पे वंडरवाल फोर्स इंक्रीज करता है। तो देखो यहाँ पे ये इनका लिक्विफिकेशन है वो भी ऑर्डर इसी फॉर्मेट में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, यानी कि डाउन द ग्रुप इनका जो लिक्विफिकेशन ऑर्डर है वो इंक्रीज करता जाता है। ये इजीली क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो चलो इनको नोट करो। फिर हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इवन देन ग्रेटर सो सॉल्युबिलिटी देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी ये क्या करते हैं, ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर सॉल्यूशन में। तो देखो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाइपोल डेवलप हो रहा है, यानी कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी जो है ये डेवलप हो रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे इनर्ट गैसेस हैं इन गैसेस में डाइपोल इंड्यूस्ड करते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से ये निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के फॉर्म में डेवलप होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के डाइपोल ने इस इनर्ट मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस्ड कर दिया। तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है जिसके कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है और ये आसानी से क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो ये जितने भी इनर्ट गैसेस हैं ये सब के सब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये सॉल्युबल तो है लेकिन एज कंपेयर टू इनर्ट गैसेस ये लेस सॉल्युबल है। तो इस तरह से ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ओके, और इसके पीछे रीजन क्या है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इसके कारण ये क्या करते हैं, हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं कहां, वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये जो है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लैथरेट कंपाउंड्स। क्लैथरेट कंपाउंड्स, तो देखो ये जो क्लैथरेट कंपाउंड्स हैं, तो ये जो क्लैथरेट कंपाउंड्स हैं ये एक्चुअली है क्या, ये समझो। जैसे मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो ये क्या करता है, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जब जुड़े हुए हैं दोनों मॉलिक्यूल सॉलिड के केस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है। इस खाली जगह पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि इनर्ट गैसेस, ये आकर के यहाँ पे अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर के स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि जितना वैकेंट स्पेस है उसमें ये आकर के जुड़ जाते हैं। और इस तरह से इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्लैथरेट मॉलिक्यूल्स और क्लैथरेट कंपाउंड्स। यहाँ याद रखना है कि यहाँ कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं है। जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लो H2O है, तो H2O में क्या है कि इनका जो रेशियो है मास का 1:8 है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर की स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ये फिक्स नंबर होगा। जितने भी कंपाउंड्स में ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो इनके नंबर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो 2:1 रेशियो है एटॉमिक रेशियो, यहाँ पे बैलेंस नहीं है कि ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, एक और है, ये मॉलिक्यूल भी जब सॉलिडिफाई होता है तो ये भी क्या करता है, इनर्ट गैसेस के साथ क्लैथरेट कंपाउंड्स का
फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्यूनॉल बोलते हैं या फिर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ये भी क्या करता है, जब सॉलिडिफाई किया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो यहाँ पे ये कुछ इनर्ट गैसेस के साथ कैलेक्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इनके बीच वैकेंट स्पेस होगा। ओके, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं, स्पेशली दी हैवी मेटल्स, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे आयरन को ही ले लो, तो ये एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनका क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इनके साइज बड़े हैं, तो बड़े साइज के होने के कारण इनके बीच भी क्या होता है, देख सकते हो इंटर एटॉमिक गैप है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ सब तो नहीं, लेकिन हीलियम जो है वो स्मॉल साइज का है, वो आकर के यहाँ पे फिक्स हो जाता है और इस तरह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये स्पेसिफिक हैं और इसलिए ये क्या करते हैं, कैलेक्ट्रेट कंपाउंड्स या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको याद रखना है कि इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने अभी वाटर के केस में डिस्कस किया, या फिर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल जहां पे क्या हो, कोएफिशिएंट जो है वो आपको होल नंबर रेशियो में है, जैसे यहाँ पे CO2 ले लीजिए, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये फ्रैक्शनल होगा इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो अब आप इनको नोट कीजिए। तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जेनन कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ जेनन। यहाँ पे देखो क्या है, XeF2 ये पहला कंपाउंड है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे XeF4, XeF6, XeOF2। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको जेनन फॉर्म करता है। एक्चुअली देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो जेनन के कंपाउंड्स में फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके उससे शेयरिंग कर पाता है, क्योंकि जो दूसरे एटम्स हैं वो इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। तो फ्लोरीन और एक दो कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये भी क्या करता है, जेनन को आयनाइज करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। पहला है यहाँ पे XeF2 जेनन डाइफ्लोराइड। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, तो 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, और इसलिए ये क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप। तो यहाँ पे जेनन जो है ये क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड एंड लीनियर इन शेप। ओके, अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन। तो यहाँ सिंपल है, जेनन को क्या करो, फ्लोरीन के साथ मिक्स करो और निकल ट्यूब से पास करो एट टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है तो जेनन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आसानी से डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और वाटर के प्रेजेंस में। देख सकते हो हाइड्रोजन जो है यहाँ से फ्लोरीन को रिमूव कर दे रहा है, वाटर भी क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लोरीन को रिमूव कर दे रहा है, इसलिए जेनन डाइफ्लोराइड आसानी से क्या हो जा रहा है, ये डिसोसिएट हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देयर आर 3 लोन पेयर्स अवेलेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करता है, डोनेट कर देता है, दे देता है, और इसलिए ये एक्ट करता है एज लेविस बेस। और जो ले रहा है वो हम लोग पहले से जानते हैं, लेविस एसिड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये क्या कर रहा है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनको दे रहा है और इस तरह से इनसे एक एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो चलो इसको नोट करो, ये हो गया जेनन डाइफ्लोराइड। तो हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, जेनन टेट्राफ्लोराइड। यानी कि यहाँ पे जेनन जो है 4 फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, और देख सकते हो ये यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है जेनन का वो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं और 4 जो है फ्लोरीन अटैच्ड हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें तो 4 फ्लोरीन्स आर अटैच्ड
and the shape of the molecule is what? Square planar. तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है। अब देखते हैं प्रिपरेशन। तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने जेनन डाइफ्लोराइड बनाया था ठीक वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, इनको भी प्रिपेयर करते हैं। निकल क्यूब लेते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पे पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1:5 रेशियो में हम लोग वॉल्यूम लेते हैं जेनन और फ्लोरीन का, और इस तरह से क्या होता है, जेनन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे जेनन डाइफ्लोराइड होता है। ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस इट गिव्स XeOF2। XeOF2 a molecule of xenon which contains oxygen and fluorine. It is look like T shaped structure। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ठीक ClF3 जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो एक ऑक्सीजन जो है ये p पाई d पाई बॉन्डिंग के थ्रू जेनन से अटैच्ड है, और दो फ्लोरीन जो है ये आपको एक्सियल प्लेन पे अवेलेबल है, जबकि ऑक्सीजन जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे अवेलेबल है। और इस तरह से ये क्या कर रहा है, टी शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें, जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर क्या होता है, जेनन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो एक एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, यानी कि ये एक्सप्लोड कर जाता है। ओके, तो यहाँ हम लोग रिएक्शन देखें, जेनन टेट्राफ्लोराइड विथ वाटर एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स व्हाट, जेनन ट्राइऑक्साइड। जेनन ट्राइऑक्साइड को आप देख सकते हो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जेनन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और 3 p पाई d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 p पाई d पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, p पाई d पाई अगेन p पाई d पाई। नेक्स्ट, इट इज आल्सो एक्ट्स एज गुड लेविस बेस। तो यहाँ पे जेनन टेट्राफ्लोराइड जो है ये भी बहुत ही अच्छा लेविस बेस होता है, और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में जाता है। तो देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है और इस तरह से एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाता है जेनन टेट्राफ्लोराइड। चलो नोट करो। अब आते हैं हम लोग जेनन हेक्साफ्लोराइड पे, पहले इसको नोट करो। तो हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, जेनन हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पे क्या है, जेनन जो है 6 फ्लोरीन से अटैच्ड है, और इस तरह से देख सकते हो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में है। यहाँ पे देखो 6 फ्लोरीन जो है ये ऑक्टाहेड्रन तो बना रहे हैं, लेकिन एक लोन पेयर जो है ये इसको क्या कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, और ये बन जा रहा है क्या, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। तो इसका शेप कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की, तो आपको सिंपल क्या करना है, 1:20 रेशियो में ट्रीट कर देना है जेनन और फ्लोरीन को। सेम प्रोसेस है, निकल क्यूब होगा और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से जेनन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज आल्सो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेवर केप्ट इन ग्लास बिकॉज इट कंबाइंस विथ the composition of glass. That means it decomposes the glass because it reacts with the silica of the glass and produces the explosive जेनन ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो ये जेनन हेक्साफ्लोराइड जो है ये सिलिका ऑफ ग्लास से रिएक्ट करके और क्या कर रहा है, जेनन ट्राइऑक्साइड बना रहा है, और ये एक्सप्लोसिव होता है। तो इस तरह से ये डेंजरस होता है ग्लास में इसको स्टोर करना, इसको रखना। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की बात करें तो देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये बनाता है जेनन ट्राइऑक्साइड। अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनाता है जेनन ऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड। एक और कंडीशन है, अगर तुम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हो जेनन हेक्साफ्लोराइड का, थोड़ा सा वाटर एक्सेस ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, H2O के साथ ये बनाता है XeO2F2 एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये भी पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहाँ पे। और इस तरह से ये क्या हो जाता है, XeO2F2 का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है जेनन हेक्साफ्लोराइड। तो ये कंपाउंड्स हो गए जेनन के। यहाँ पे मोस्टली जो है आपको ये हाइड्रोलिसिस पूछा जाता है, या फिर इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है अच्छे से इनको। ओके, चलिए आप इनको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ द जेनन।
तो पहला है हमारा XeF2। यहाँ पे देखिए जेलन के पास क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जो फ्लोरीन से अटैच्ड हैं। तो इस तरह से ये लीनियर शिफ्ट होता है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए XeF4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल हैं और ये sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन से अटैच्ड है और यहाँ पे फ्लोरीन जो है जेनन जो है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे शेप होता है लीनियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग XeF6। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन बनाता है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर्स हैं विथ 1 लोन पेयर और ये क्या होता है, तो ये होता है sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। ओके, नेक्स्ट देखिए XeO3। ये जो है आपको ऑक्सीजन से जुड़ करके ये क्या करता है, पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे 1 लोन पेयर है तो ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं जो p पाई d पाई बॉन्डिंग के कारण फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 3 p पाई d पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, p पाई d पाई। तो ये हो जाता है इनका बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखिए XeOF2। ये जो है ये आपको टी शेप होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो पहले इन स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए। ये कैसा हो गया, टी शेप हो गया। ये कैसा हो गया, पिरामिडल हो गया। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए तो फिर मैं और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करता हूं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, XeOF4। तो यहाँ आप देख सकते हैं जेनन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 4 फ्लोरीन एटम्स जो है ये भी अटैच्ड हैं, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो शेप की बात करें हम लोग तो ये कैसा है, तो स्क्वायर पिरामिडल इन शेप। तो इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये sp3d2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट देखिए XeO2F2। तो यहाँ देख सकते हैं आप Xe पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड द ऑक्सीजन एटम्स। और इस तरह से ये कैसा शेप बना रहा है, सीसॉ। ये सीसॉ शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 sp3d। ये स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं जेनन के डिफरेंट कंपाउंड्स के। ओके, इस तरह से 18th ग्रुप एलिमेंट्स में हमें इतना ही डिस्कस करना था। ये आपका 18th ग्रुप एलिमेंट्स जो है यहीं पे फिनिश होता है। अब इसमें आपको कुछ इनर्ट गैसेस के यूजेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन के, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। और साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।